मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं इन्वायरमेंट, मीनिंग एंड डायमेंशंस, पर्यावरण का अर्थ एवं उसके आयाम, वेबस्टर्स न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा किसी शारीरिक संरचना के अस्तित्व तथा विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी परिस्थितियों व प्रभावों के समग्र योग के रूप में की जा सकती है। अतः पर्यावरणविद मानव सहित सभी प्राणियों की संरचना तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में भौतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व पर बल देने की प्रवृत्ति है। यह एक अन्य समावेश विचार की अभिव्यक्ति है कि पर्यावरण व्यक्ति के मानसिक जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति के शरीर के समान उसका मस्तिष्क शून्य में विकसित नहीं हो सकता। उसका विकास सदैव बाह्य प्रभावों के संदर्भ में अपने तत्कालिक पर्यावरण की प्रतिक्रिया में एवं उस बौद्धिक व सांस्कृतिक सामग्री की प्रतिक्रिया में होता है जिसका निर्माण उसने उसके परिवेश में ही किया है। अतः मस्तिष्क सदैव पर्यावरण में से कुछ प्राप्त करता है तथा मस्तिष्क का प्रत्येक विश्लेषण उसके पर्यावरण के तत्वों को उजागर करता है। जैसे हाफ्स कहता था कि मैं और भय जुड़वा भाई हूं, क्योंकि हाफ्स ऐसे पर्यावरण में पैदा हुआ था और इस भय के पर्यावरण में पैदा होने के कारण भय उसका साथ कभी छोड़ा नहीं। तो इस तरीके से बौद्धिक और सांस्कृतिक सामग्री निश्चित रूप से उस परिवेश के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में डेवलप करती है। यह यूलिसिस के इस प्रसिद्ध वक्तव्य से विवादित होता है कि मैं जिन सबसे मिला हूं, मैं उसी का अंश हूं। शरीर, वैज्ञानिक संरचना तथा उसे जीवन देने वाले अभिमोचनी संबंध विषय का प्राचीन काल में हिप्पोक्रेटिस, यूथिसाइडिस व प्लेटो से लेकर के आधुनिक काल में बोर्डिंग, मॉन्टेस्क्यू, बकिल, एल्सवर्थ, हटिंगटन तथा बड़ी संख्या में सामाजिक चिंतकों ने चर्चा की है तथा बताया है कि सभी जीवित प्राणियों का किसी निश्चित परिवेश में ही अस्तित्व संभव है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेटिस ने वायु, जल और स्थान पर एक पुस्तक लिखी जिसे सामान्यतः पर्यावरणीय सिद्धांत पर पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, किंतु इस विचार पर इससे कहीं अधिक बेहतर और पर्याप्त रूप में विकसित अध्ययन मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 के 12वें और 13वें अध्याय में मिलता है। 19वीं सदी के मध्य में
विक्टर कजिन ने कहा, मुझे किसी देश का भौतिक मानचित्र दीजिए, मैं वचन देता हूं कि मैं आपको तभी यह बता दूंगा कि कोई देश अकस्मात नहीं, बल्कि आवश्यकतावश किसी एक युग में नहीं, बल्कि हर युग में इतिहास में अपनी क्या भूमिका निभाएगा। यह बात अलग है कि सामाजिक, भौतिक या भौगोलिक नियतिवाद जैसे विभिन्न नामों से ज्ञात इस विषय को कुछ ने पूर्णतया रद्द कर दिया या कुछ अन्यों ने इसे अपने ढंग से संकोचपूर्ण स्वीकार किया। इसी प्रकार के कुछ अन्य पदबंध हैं, जैसे पर्यावरणीय नियतिवाद, कोमल पर्यावरणवाद, पर्यावरणीय संभाव्यवाद, पर्यावरणीय कदाचितवाद तथा पहचान योग्य व्यवहारवाद। तथापि यह कहा जा सकता है कि यद्यपि ऐसे पदबंध परिवर्तनीय हैं, उनकी अपने अपने निहितार्थ हैं। J.Q. स्टीवार्ट और विलियम वारंटन्ज ने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया है। अभी तक इस विषय का पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है। यह एक छोटे से आर्सनिक क्षेत्र की तरह है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान के विशाल आयामों की संभावनाओं से भरपूर है। प्रसन्नता की बात है कि नई जागरूकता का उदय हो चुका है। नई जागरूकता ने मानव तथा पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से भी अवगत कराया है। अब विकास की धारणा का स्थान समपोषीय विकास की बेहतर धारणा ने ले लिया है, जो पर्यावरण व्यवस्था को संपूर्ण विश्व के विकास पर पड़ने वाले भावी प्रभावों के विचार को देश के चहुमुखी विकास से समेकित करती है। इसके परिणाम स्वरूप वह पर्यावरण तथा पर्यावरण व्यवस्था के विकास के संबंध में के रूप में अध्ययन इतना महत्वपूर्ण बन गया है। पर्यावरण विज्ञान जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ एवं उनके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है। कहा जाता है कि जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। उसने सजीवों तथा बाह्य विश्व के अनुक्रियात्मक संबंधों से व्यवहार करने वाले विज्ञान के रूप में इसकी परिभाषा की। 1916 में पी क्लीमेंट ने इसे देश का विज्ञान कहा। इसके बाद 1927 में चार्ल्स एल्टन ने जीवों के परिवेश तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में इसकी परिभाषा की। इस प्रकार यह अध्ययन जहाँ तक वे मानव पर्यावरण से संबंधित है, उसकी गतिविधियां सहित प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को समाहित करता है। विज्ञान के रूप में यह सजीवों तथा उनके परिवेश के संबंध के साथ सजीव पिंडों के बीच संबंध का भी अध्ययन करता है। यह कहना भी आवश्यक है कि ऐतिहासिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्राणिशास्त्रीय परिदृश्यों को पर्यावरणीय विचारों का सावधानी पूर्वक ध्यान दिए बिना नहीं समझा जा सकता। पर्यावरणवाद का नवीनतर और अधिक सावधानी पूर्वक अध्ययन सामाजिक घटनाओं की भूमिका पर अधिक से अधिक बल देता है,
जैसा पहले नहीं हुआ। यह मानता है कि भौगोलिक पर्यावरण संपूर्ण पर्यावरण का केवल एक अंग है तथा मानवीय गतिविधि द्वारा प्रभावित पर्यावरण को सुधारने की अनुमति देता है। भौगोलिक प्रभाव समाज के माध्यम से कार्य करते हैं तथा सांस्कृतिक परंपरा का कुछ स्वतंत्र व परस्पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह नहीं माना जा सकता, जैसा कि कुछ दशक पहले माना जाता था, कि अब वह पर्यावरणात्मक घटकों की भूमिका के विषय में प्राचीन विवाद समाप्त हो गया है। प्रौद्योगिकी ने भूमिका को काफी सीमा तक परिवर्तित कर दिया है। बदले में यह तकनीकी क्षमता के पूर्ण तथा प्रभावशाली प्रयोग को संभव बनाया जाना है, तो इसे भी प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को लागू करना चाहिए। अंतरिक्ष विजय का अर्थ आवश्यक रूप से पर्यावरण का दमन करना नहीं होगा। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों के लिए पृथ्वी के पर्यावरण के अलावा अन्य पर्यावरण भी हो सकते हैं, बल्कि हैं, और वे विशेष आर्थिक और तकनीकी समायोजन के निर्माण पर विवश कर देंगे। कुल मिलाकर पर्यावरण से संबंधित समस्या दो तरह की है, एक पर्यावरण का संरक्षण और दूसरा पर्यावरण का विकास। ये पर्यावरण की जटिल समस्या है और इस पर दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को इस अधुनातन मुद्दे को लेकर के एक चिंता का विषय बना हुआ है और दुनिया के विद्वानों को ये समस्या सता रही है। तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं तक, अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे।